अगला प्रश्न है हम लोग के पास। प्रश्न 4 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, देखिए अपच का उपचार यानी कि हम लोग जानते हैं कि अपच कब होता है, जब हम लोग कभी भी मसालेदार खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका स्राव जो है ज्यादा हो जाता है, जिससे अपच हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अपच का उपचार करने के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अपच का उपचार करने के लिए हम लोग एक एंटा एसिड लेते हैं। ठीक है, और उसमें से हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे थे। क्या एक एग्जाम्पल था, इसमें से क्या था, MgOH हॉल्टॉस। ठीक है, इसका नाम था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का एंटा एसिड है जो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा को क्या करता है, अम्ल की मात्रा को कम करने का प्रयास करता है और एसिडिटी को दूर करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं अपच की स्थिति में, तो हम लोग अपच की स्थिति में हम लोग एंटा एसिड लेते हैं, है ना। अब क्या है, देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो एंटी मतलब होता है विरोधी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंटी लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटा लिखा हुआ है। ठीक है, एंटी मतलब होता है विरोधी, यानी कि MgOH हॉल्टॉस जो है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, वो क्या है, अम्ल का विरोधी है। ठीक है, तभी तो ये अम्ल के प्रभाव को नष्ट करेगा। तो हम लोग एंटा एसिड के रूप में क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा, अपच के उपचार करने के निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग करेंगे, तो हम लोग एंटा एसिड का उपयोग करेंगे। एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक जो होता है, एनाल्जेसिक क्या है, तो ये जो है दर्द को दूर करने वाली दवा को हम लोग एनाल्जेसिक दवा कहते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटा एसिड तो हो गया, उसके बाद क्या है यहाँ पे एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो जब कभी भी इन्फेक्शन की स्थिति हो जाती है तो हम लोग वहां पे एंटीसेप्टिक, जैसे कि हम लोग डेटॉल देखते हैं ना, तो डेटॉल क्या है, एक एंटीसेप्टिक ड्रग्स है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम लोग के पास, प्रश्न संख्या 5 की निम्न अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण या संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे देखिए तनु और सांद्र हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तनु अम्ल या फिर सांद्र अम्ल के बारे में, तो आप पहले का वीडियो को देखिए, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या होगा, देखिए जिंक जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके दोनों क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, और वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब कभी भी अम्ल जो है, जब कभी भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे जिंक क्या है, धातु है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, आयरन क्या है, धातु है। ठीक है, और ये क्या है, अम्ल है, यहाँ भी क्या है, अम्ल है, ये भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या होगा, सभी में हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक, देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम पट्टी है ना। देखिए ये क्या है, मैग्नीशियम पट्टी है। तो जब यहाँ पे अभिक्रिया होता है तो क्या होगा कि मैग्नीशियम और क्लोरीन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है कि शब्दों में समीकरण को लिखिए, तो हमने यहाँ पे शुरू में शब्दों में समीकरण को लिख दिया है। उसके बाद बोला है कि संतुलित समीकरण लिखिए, तो ये सारा जो है वो संतुलित समीकरण ही लिखा गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग उत्पाद में देखें, मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अभिकर्मक में भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्लोरीन की संख्या भी यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह समीकरण है वो क्या है, संतुलित समीकरण है, जो कि प्रश्न में बोला गया था कि संतुलित समीकरण लिखिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए ये H2SO4, इसका नाम है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी हम लोगों ने हल कर लिया है। आगे आइए आगे देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लौह के रेतन से अभिक्रिया करता है। देखिए रेतन मतलब कि यहाँ पे चूर्ण हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं लोहे का बुरादा या फिर लोहे का चूर्ण। तो क्या होगा, जब लोहे का चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन और आयरन जो है वो आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाएगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है। अल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। देखिए हम लोग जानते हैं अम्ल जो होते हैं इनका जलीय विलयन, ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन में जो होते हैं टूटते हैं, यानी कि आयन देते हैं। ठीक है, और आयन जो होता है, आयन के कारण ही क्या होते हैं, आयन में देखिए ये क्या है, ये प्लस आयन है तो इसको हम लोग धन आयन बोलते हैं, ये माइनस में है तो हम लोग इसको ऋण आयन बोलते हैं। ठीक है, तो धन आयन और ऋण आयन होने के कारण क्या होता है कि विद्युत का चलन होता है। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है कि अम्ल में भी हाइड्रोजन होता है और अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है। देखिए है ना, तो क्या होता है कि अम्ल में भी हाइड्रोजन होता है लेकिन और ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन अम्ल जो होते हैं विद्युत का चालन करते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, तो हम लोग आंसर में यह लिखेंगे कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल का जलीय विलयन जल में विघटित होकर आयन देते हैं। ठीक है, ये देखिए धन आयन और ऋण आयन, तो आयनों के कारण क्या होता है, विद्युत का चलन होता है। लेकिन जब हम लोग अल्कोहल और ग्लूकोज का बात करते हैं तो ये आयन को प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो आयन को प्रदान नहीं करने के कारण इनका जलीय विलयन जो होता है विद्युत के चलन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है क्रियाकलाप 2.8 यह दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। देखिए ये जो है अम्ल का जलीय विलयन है। ठीक है, और ये जो है देखिए ये प्लस वाला है तो इसको एनोड बोलेंगे, और अगर माइनस वाला ये जो रॉड है तो इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्लस वाला रॉड एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो क्या होगा कि जब जलीय विलयन में अम्ल रहेगा तो इसमें आयन में टूटेगा। ठीक है, तो आयन में टूटने की वजह से क्या होगा कि इसमें प्लस आयन और ऋण आयन में टूटेगा तो यहाँ पे बल्ब जो है वो प्रकाशित हो जाएगी। ठीक है, बल्ब जो है वो जलने लगेगी। तो इससे पता चलेगा कि अम्ल जो है विद्युत के चालन करते हैं, और जब हम लोग अल्कोहल या फिर हम लोग ग्लूकोज लेंगे, ठीक है, उसका जलीय विलयन लेंगे तो यहाँ पे बल्ब जो है प्रकाशित नहीं होगी। तो इससे यहाँ पता चलेगा कि अम्ल की तरह यह व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि अम्ल विद्युत का चालन करते हैं लेकिन यह विद्युत का चालन नहीं किया और इस कारण से यहाँ बल्ब जो है प्रकाशित नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो उसमें आयन होता है इस कारण से बल्ब जलेगा, और इसमें आयन नहीं होता इस कारण से बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये बल्ब का साइन है तो नहीं जलेगा। तो हम लोग इसका उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि अम्ल जल में विघटित होकर H+ यानी कि देखिए प्लस आयन है। ठीक है, तो आयन प्रदान करते हैं। इन आयनों के कारण ही अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होते हुए भी, देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन है कि नहीं, तो है ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होते हुए भी या आयन को जल में प्रदान नहीं करते हैं। इस कारण से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, आयन नहीं देने के कारण क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा, जिसके कारण यह विलयन जो होगा विद्युत का कुचालक होगा। तो इसलिए इसका वर्गीकरण जो है अम्ल की तरह नहीं होता है। किसका वर्गीकरण, यानी कि अल्कोहल और ग्लूकोज का वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रित जल में विद्युत चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आश्रित जल किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाप का जो हम लोग अगर कभी भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी जब अधिक गर्म हो जाता है तो उससे भाप निकलने लगता है। तो वो जो भाप का जो पानी होता है, ठीक है,
भाप का जो पानी होता है उसे ही हम लोग आश्रित जल कहते हैं। तो देखिए आश्रित जल जो होता है उसमें विद्युत का चलन नहीं होगा, क्योंकि आश्रित जल में किसी भी प्रकार का लवण, अम्ल या अशुद्धि नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वह शुद्ध रूप होता है और शुद्ध जल जो है विद्युत का चलन नहीं करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आश्रित जल, शुद्ध जल, आश्रित जल में आश्रित जल जो होता है वह शुद्ध जल होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आयन उपस्थित नहीं होता है ना। क्या होगा कि इसमें किसी भी प्रकार का आयन उपस्थित नहीं होता है। तो इस कारण से जब आयन ही नहीं है तो क्या होगा, आश्रित जल विद्युत का चलन नहीं करेगा। लेकिन जब वर्षा का जल की बात करते हैं तो वर्षा का जल में क्या होता है, वर्षा का जल में कई प्रकार की गैसें होती है, जैसे कि यहाँ पे SO2 और NO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें होते हैं, इसे कारण ही अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें ये सारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, तो इसमें अशुद्धि बहुत सारा होता है वर्षा का जल में, ठीक है। जिस कारण से क्या होगा, अशुद्धि होने के कारण इसमें आयन भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। अशुद्धि ये किस प्रकार का है, तो ये अम्लीय गैस है, ठीक है। तो अम्लीय है, तो अम्लीय में क्या होगा, अम्ल जो होते हैं वो प्लस और माइनस में टूटते हैं, यानी कि धन आयन और ऋण आयन में टूटते हैं, जिसके कारण विद्युत का चलन करेंगे। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वर्षा का जल जो है विद्युत का चलन करेगा, जबकि आश्रित जल जो है विद्युत का चलन नहीं करेगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 5 बिलियन ABCD और E हमें दिए गए हैं, इसका pH मान 4, 1, 11, 7 और 9 है, यानी कि A का जो मान है वो 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले A का कितना है, A का 4 है, B का कितना है, 1 है, फिर C का कितना है, देखिए C का है यहाँ पे 11, उसके बाद यहाँ पे हम लोग D का लिख लेते हैं। D का कितना है, देखिए D का यहाँ पे है 7 और हमारे पास E, ठीक है। E का कितना है, E का हमारे पास है 9। ये जो है ये सारे विलयन दिए गए हैं। विलयन A का pH मान 4 है, विलयन B का pH मान 1 है, विलयन C का pH मान 11 है, विलयन D का pH मान 7 है और विलयन A का pH मान 9 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि कौन सा विलयन उदासीन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से pH स्केल को देख लेते हैं। देखिए क्या है कि pH स्केल में जो बीच का जो संख्या होता है वो होता है 7, ठीक है। और सबसे शुरुआती जो अंक है वो है 0 और सबसे अंत का है वो कितना है, 14, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि ना ही वह अम्लीय होगा और ना ही वह क्षारीय होगा। और जैसे जैसे हम लोग 7 से बाईं ओर आते जाते हैं तो अम्ल की प्रबलता जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी विलयन का pH मान 0 है तो वह सबसे अधिक अम्लीय होगा, और अगर किसी विलयन का pH मान 6 है तो वह अम्लीय तो होगा लेकिन वह तीव्र अम्ल या फिर प्रबल अम्ल नहीं होगा, वह एक दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। और उसी प्रकार जब हम लोग 14 की ओर आते हैं तो वह विलयन जो होगा, यानी कि जिस विलयन का pH मान अगर 14 होगा तो वह जो होगा अधिक क्षारीय होगा। और जैसे जैसे हम लोग 7 से आगे आते जाते हैं तो विलयन की क्षारकता बढ़ती चली जाती है और यानी कि विलयन की प्रबलता भी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए A का जो है वो कितना है, मान 4 है, ठीक है। तो देखिए 4 इधर कहीं पे होगा, है ना, तो ये A हो गया। उसका बाद B का जो है वो 1 है, तो 4 से पहले होगा, यहाँ पे इधर होगा 1 होगा, ठीक है। उसका बाद क्या है, C का 11 है, तो 11 कम से कम इधर होगा, ठीक है। C का जो मान होगा वो कितना होगा, 11, तो यहाँ पे होगा करीब करीब। और D का मान जो है वो 7 है, यानी कि ये जो है ये D का ही मान दिया गया है, ठीक है। और E का कितना है, 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अधिकतर ये कम से कम यहाँ पे होगा E, ये हो गया 9 और ये हो गया E का मान, है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और यहाँ पे उत्तर को लिखते हैं। देखिए क्या प्रश्न है कि कौन सा विलयन जो है वो उदासीन है, तो जिसका pH मान 7 होगा वह उदासीन होगा। तो यहाँ पे देखिए D का pH मान कितना है, 7 है, तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। तो हमारा जो A का जो आंसर होगा वो क्या होगा, D, ठीक है।
यानी कि 7। अगला प्रश्न है प्रबल क्षारीय। तो देखिए सबसे अधिक प्रबल इसमें से कौन सा होगा जिसका मान जो है वो 11 है। ठीक है, देखिए क्षारक तो यहाँ पे विलयन ई भी है और विलयन सी भी है, क्योंकि इन लोग का जो पीएच मान है वो 9 और 11 यानी कि 7 से अधिक है। लेकिन सबसे अधिक किसका है, तो सी का है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे सबसे प्रबल जो होगा क्षारक जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो प्रबल क्षारीय अम्ल क्या होगा, तो सी होगा। तो सी बराबर कितना, 11। उसके बाद है प्रबल अम्लीय। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, तो बी होगा, क्योंकि बी जो है वो 0 के पास है। तो सबसे अधिक प्रबल अम्ल जो होता है वो 0 होता है। तो 0 के पास कौन सा है, बी है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी, यानी कि 1। उसके बाद दुर्बल अम्लीय। तो दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो है वो बी से अधिक है। ठीक है, तो क्या होगा, ए, यानी कि 4। उसके बाद बोल रहा है दुर्बल क्षारीय। तो दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा, जो बचा 9, यानी कि ये होगा ई बराबर से 9। इस तरह जो है हम लोग इस प्रश्न को हल कर लिए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्नली ए है और ये प्रश्नली बी है, और इसमें से ये पट्टी जो दिख रही है वो क्या है, मैग्नीशियम की पट्टी है। ठीक है, और दोनों जो है वो समान लंबाई की है। उसके बाद है प्रश्नली ए में HCl है। देखिए प्रश्नली ए में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और प्रश्नली बी में यहाँ पे क्या है, CH3COOH, जिसे हम लोग देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हम लोग इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो क्या होगा, ये एसिटिक एसिड है। और चूंकि यहाँ पे क्या है, देखिए ये भी अम्ल है, ये भी क्या है, अम्ल है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह भी अम्ल है क्योंकि यह एसिटिक अम्ल है। तो दोनों अम्ल है, और यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो क्या है, एक धातु है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। और हाइड्रोजन गैस जब मुक्त करती है तो वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है, तो बुदबुदाहट के साथ जो है हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। ठीक है, तो जब बुदबुदाहटपन जो होगा वो किस कारण से होगा, हाइड्रोजन ही कारण से होगा। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है कि दोनों अम्लों की सांद्रता समान है, तो किस नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल जो है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होने के कारण यह मैग्नीशियम से तेजी से अभिक्रिया करेगा, और यहाँ से जल्दी से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, इसका आंसर होगा प्रश्नली ए। प्रश्नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां पे अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि प्रश्नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट उत्पन्न होगी, क्योंकि HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से तेजी से क्रिया करके तेजी से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, और इस कारण से बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। तो इसका जो है समीकरण अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है। ठीक है, ताजे दूध का जो पीएच मान है वो कितना है, 6 है। देखिए यहाँ पे है, यानी कि ये, ठीक है, ताजे दूध का पीएच मान कितना है, 6 है। दही बनने के बाद, अब चूंकि हम लोग दूध को पीते हैं तो और दही को पीते हैं, तो सबसे ज्यादा खट्टा कौन होता है, दही होता है। यानी कि जब दही बनेगा तो क्या होगा, इसका जो मान होगा वो 6 से कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग आंसर में लिखेंगे कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। तो दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ठीक है, और यही जीवाणु जो है वो कारक होता है दही बनाने में, दूध को दही बनाने में। ठीक है, तो इस कारण से जब दूध दही बन जाएगा तो उसका पीएच मान जो होगा 6 से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फलस्वरूप पीएच मान जो होगा वो 6 से कम हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, एक ग्वाला ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाता है, ताजे दूध के पीएच मान को क्षारीय बना देता है, ऐसा क्यों। उसके बाद है कि इस दूध से दही बनने में समय अधिक क्यों लगता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है। देखिए एक ग्वाला जो है दूध में खाने का सोडा मिला देता है। ठीक है, खाने का सोडा हम लोग जानते हैं कि खाने का सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो क्षारीय होता है ना। तो इससे क्या होगा कि दूध जो होता है,
दूध का पीएच मान तो 6 होता है, अभी हमने पहले ही पढ़ा है। तो यानी कि दूध का पीएच मान अगर 6 है तो वह क्या है, थोड़ा सा अम्लीय है। तो और उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो उस दूध को उस दूध को जो पीएच मान 6 है तो उसका पीएच मान जो है 6 से घटा देता है और दूध जो है वह अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण दूध से दही बन जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो ग्वाला होगा वो क्या करेगा, दूध को अधिक देर तक जो है नहीं रख पाएगा। दूध जो है वो जल्दी ही क्या हो जाएगा कि दही में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और जिससे उसको जो है मुनाफा भी जितना होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसलिए वो ग्वाला क्या करेगा कि उस दूध में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला देता है, यानी कि खाने का सोडा मिला देता है, जिससे दूध जो है वह क्षारीय हो जाए, ठीक है। और दूध जब क्षारीय हो जाएगा तो क्षारक से अम्ल बनने में कुछ समय लगेगा। तो इस समय अंतराल में दूध जो है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा कि खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होता है, जिससे दूध में मिलाने पर दूध का पीएच मान बढ़ जाता है, क्षारीय बना देता है, जिससे दूध से दही बनने में जो समय अंतराल होगा वो बढ़ जाएगा और इससे ग्वाला दूध को अधिक देर तक बेच सकता है या फिर दूध को अधिक देर तक सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। इसलिए वह ताजे दूध का पीएच मान को बढ़ा देता है, क्षारीय बना देता है। अगला है कि इस दूध को दही बनने में समय क्यों लगता है, क्योंकि जब ग्वाला जो है इसमें खाने का सोडा जो है मिला देता है तो क्षारक से फिर अम्ल बनने में समय लगता है, ठीक है। तो दूध से दही बनने में भी समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यही चीज लिखेंगे हम लोग कि खाने का सोडा दूध को क्षारीय बना देता है, जिससे क्षार को उदासीन होने में समय लगता है। इस कारण दूध से दही बनने में भी समय लगता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी मतलब जिस बर्तन में नमी ना हो, ठीक है, जिसमें आर्द्रता ना हो, नमी ना हो, तो आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें नमी ना हो यानी कि नमी करने का मतलब है उसमें जल का अंश होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो अगर जल से अभिक्रिया कर लेगा तो जिप्सम बना देगा। और जिप्सम जो होता है उसका गुणधर्म कैसा होता है, तो कठोर होता है, ठीक है। तो कठोर हो जाएगा तो हम लोग इसका उपयोग फिर नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं उस तरह से जिप्सम का हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आर्द्ररोधी बर्तन में रखेंगे। तो इसका आंसर होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वायु में उपस्थित जल, ठीक है। देखिए वायु में जो होता है वो जल का अंश होता है, यानी कि वायु में आर्द्रता होती है, ठीक है। तो वायु में उपस्थित जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है और ठोस हो जाता है, ठीक है। अतः इसे आर्द्ररोधी बर्तन में ही रखना चाहिए ताकि वो अधिक देर तक सुरक्षित रख सके, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे समीकरण है वो इस तरह से हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने बहुत बार इस चैप्टर में पढ़ लिया है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब किसी अम्ल को क्षारक से अभिक्रिया कराई जाती है, देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये क्षारक है और ये अम्ल है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। देखिए NaCl क्या है, ये साधारण नमक है। साधारण नमक का सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड और हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। यानी कि जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण बनेगा और जल बनेगा, जिससे क्या होगा कि अम्ल ना ही अब जो उत्पाद के रूप में हमें जो प्राप्त हुआ है वो ना ही अम्ल है और ना ही क्षारक है, यानी कि पूर्ण रूप से ये क्या है, उदासीन हम लोग बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे इसमें जो है यानी कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में ना ही अम्ल का गुण है और ना ही क्षारक का गुण है, तो इसलिए यह जो है यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा एवं खाने का सोडा का 2 उपयोग बताइए, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले का ही वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि धोने का सोडा और खाने का सोडा कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, प्रयोगशाला में। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका उपयोग भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप वहां से इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगला जो अध्याय है धातु एवं अधातु उसमें हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो
ये जो चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण यहीं पे समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित हमने सारे प्रश्न को हल कर लिया है और इससे संबंधित जो भी बिंदु था, जो भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक विज्ञान जो है कक्षा 10वीं का जो विज्ञान है उसमें से 2 अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। पहला जो था पहला जो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण था और दूसरा अध्याय जो था वो क्या था, अम्ल, क्षारक और लवण। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है।